प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास विषय में हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम अपना जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्राग ऐतिहासिक काल। ये काल क्या है? दरअसल जो स्रोत हमें इतिहास की जानकारी देते हैं उनके आधार पर भी हम इतिहास का विभाजन कर सकते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल। ये वो काल है जिसमें मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, इसीलिए हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। केवल मात्र उस काल में मनुष्य के द्वारा जो औजार काम में लिए जाते थे, जो कि प्रमुखतया पाषाण के होते थे, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। मात्र पुरातात्विक साक्ष्य ही इस काल की जानकारी प्रदान करते हैं और इसी काल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल। इस काल के अंदर लिखित साक्ष्य तो हैं, लिपि तो मिलती है, लेकिन हम उसे नहीं पढ़ सके हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ेंगे, जिसके हमें अभिलेख मिलते हैं, कुछ अक्षर मिलते हैं हमें, लेकिन चूंकि आज तक हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, पहचान नहीं पाए हैं, इसलिए लिखित साक्ष्य होते हुए भी हम उन्हें कार्य में नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार के काल को हमने आद्य ऐतिहासिक काल यानी अर्ध ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी है। तीसरा काल है ऐतिहासिक काल, जिस काल से हमें लिखित और पुरातात्विक सभी साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, वहां से हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देने लगते हैं और वैदिक काल से हम इस काल का आरंभ मान सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री की। वो काल जब कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। इस शब्द का प्रयोग यानी प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग 1851 में डैनियल विल्सन के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो जॉन लुडॉक थे, उन्होंने पाषाण काल को यानी जब पत्थरों का प्रयोग कर रहा था मनुष्य, उस काल को 2 भागों में बांटा। पहला तो उन्होंने वो जो पाषाण उपकरण थे जो बड़े बड़े थे आकार में, बेडौल थे, सुगढ़ नहीं थे, लेकिन उन पत्थरों पर मानव द्वारा किए गए प्रयत्न के अवशेष विद्यमान थे। उस सारे पत्थरों के उपकरणों के आधार पर उन्होंने उसे पूर्व पाषाण काल कहा। और दूसरा हम देखते हैं वो पाषाण उपकरण थे जो सुघड़ थे, जिन पर किस तरीके से गड़ाई की गई है या कैसे उनको घिसा गया है, जो तीव्र थे, धारयुक्त थे, छोटे आकार के थे, उन्हें उन्होंने अनुभवी मानवों द्वारा निर्मित मानते हुए उन्हें नवीन पाषाण उपकरण की संज्ञा दी। इस प्रकार उन्होंने उपकरणों के आधार पर 2 भागों में पाषाण काल को बांटा था, पूर्व पाषाण और नव पाषाण काल। भारत के अंदर इसका अध्ययन रॉबर्ट बुशकूट हैं, उनके द्वारा आरंभ किया गया और पाषाण काल के ये जो उपकरण मिले हुए थे, इन उपकरणों के मध्य के काल के कुछ उपकरण भी मिले, जिससे पता चलता था कि वो जो प्राचीन पाषाण उपकरण हैं, उनसे लेकर नवीन पाषाण उपकरणों के बीच में इन पत्थरों के औजारों की बनावट को और भी बीच में सुधारा गया था। बीच की एक कड़ी और मिली। इस आधार पर जेम्स थॉमसन ने पाषाण युग को 3 भागों में विभक्त कर दिया और वो कौन से थे? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज बात करते हैं हम पुरा पाषाण काल की। ये जो कालखंड है, ये मानव के विकास का सबसे लंबा काल है।
जब मानव स्टार्टिंग में विकास कर रहा था, सीधा खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तो वो विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था, क्योंकि उस समय उस मनुष्य के अंदर कोई बौद्धिकता नहीं थी, विवेक नहीं था, और बिल्कुल जानवरों की तरह ही वो रहता था और धीरे धीरे अपना विकास कर रहा था। तो ये जो लंबा कालखंड है, इसे पुरातत्ववेत्ताओं ने उपकरण प्रौद्योगिकी यानी उपकरणों की जो तकनीक है बनाने की, उसके आधार पर 3 भागों में विभक्त किया है। पहला उन्होंने रखा है निम्न पुरा पाषाण काल, जिसका काल 15 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक का माना है। इससे ये मत समझिएगा कि मनुष्य जो है वो 15 लाख ईसा पूर्व से ही डेवलप होना शुरू हुआ है, नहीं, वो लाखों वर्षों पहले से ही विकसित हो रहा था। लेकिन जो पाषाण उपकरण हमें मिलते हैं, उन उपकरणों के आधार पर हम जिस काल की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, हमने वही काल यहाँ पर लिया है। तो निम्न पुरा पाषाण काल 15 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल, जिसकी अवधि 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक की है। फिर आता है उच्च पुरा पाषाण काल, जिसे हम 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इस पुरा पाषाण युग की विशेषता ये थी कि इस समय का जो मनुष्य था, वो पूरी तरह से घुमक्कड़ था। उसे एक जगह रुकना नहीं आता था, बस घूमता रहता था। जब भी उसे भूख लगती थी, तब जो भी कंदमूल उसे अवेलेबल होते, जो भी मिल रहे थे, वो कंदमूल और जो मांस है, उसको वो खा लिया करता था। उसका निवास वैसे तो खुले में ही होता था, और कभी कभी गुफाओं में, शैलाश्रयों में अचानक ही वैसे रह लेता था। वो इस समय खाद्य संग्राहक था, अपना जो भोजन है उसको ढूंढकर एकत्र करता था, और दूसरा आखेटक के रूप में था, यानी शिकार करता था और खा लेता था। तो ये जो शिकार हमें इस काल में मिलता है मनुष्य के द्वारा, वो शिकार जो छोटी उम्र के जानवर होते थे, क्योंकि छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो उनके भाग नहीं सकते तेजी से, डर जाते हैं जल्दी ही। तो जो शिकार हमें मिलते हैं कि शिकार किए गए हैं, जो अस्थियां मिलती हैं, जो कंकाल मिलते हैं, उससे पता लगता है कि छोटी उम्र के जो जानवर थे, उनका ये आखेट किया करता था। और इस काल में पशुपालन या कृषि, इनसे वो परिचित नहीं था। 1863 में रॉबर्ट बुशफुट ने दक्षिण का जो पल्लावरम है, वहां से पुरा पाषाण काल के औजार ढूंढे। इस काल में अधिकतर जो पेबल्स हैं, पेबल्स कहते हैं उन पत्थरों को जो नदी के पानी के साथ बहकर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि नदी के किनारे जो हमें पत्थर मिलते हैं, वो लगातार पानी में बहते रहने के कारण थोड़े गोल गोल से हो जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मनुष्य जो है उसको आवश्यकता रहती है पानी की, इसलिए जितनी भी सभ्यताओं का जन्म हुआ, या मानव ने जब भी निवास किया होगा अपना, तो वो पानी के निकट जरूर रहा होगा। तो पानी के निकट ये जो गोल पत्थर मिलते थे, जिन्हें पैबल्स कहते हैं, ये बहुत ही मोटे, अनगढ़ थे, लेकिन उठाने के अंदर थोड़े आसान रहते थे। तो जो औजार बनाए गए, वो प्रारंभ में इन्हीं पेबल्स के द्वारा बनाए गए थे। और इस समय की एक विशेष बात ये भी है पुरा पाषाण काल की, कि मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका क्षेत्र है, वहां से हमें इसके शैल चित्र प्राप्त होते हैं। अब जैसा हमने पहले किया कहा था कि पुरा पाषाण काल को, क्योंकि वो बहुत लंबा काल है, इसलिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल की विशेषताएं देखते हैं हम। इन लोगों ने, जो निम्न पुरा पाषाण के रहने वाले लोग थे, उन्होंने पेबल उपकरणों को काम में लिया।
भारत की जो सोहन नदी घाटी, जो सिंधु की सहायक नदी है सोहन नदी, वहां से इसके उपकरण प्राप्त होते हैं। ये जो स्थान है अब पाकिस्तान में है, और सोहन नदी घाटी में उपकरण प्राप्त होने के कारण इस संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्न पुरा पाषाण काल की एक संस्कृति कौन सी हुई? सोहन संस्कृति। फिर मद्रास का जो पल्लावरम है, वहां से हमें इस काल का हैंड एक्स मिला है, जिसको कहना चाहिए कुल्हाड़ी टाइप का एक वो मिला है औजार, जिस कारण इसे हैंड एक्स संस्कृति या मद्रास से मिलने के कारण मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। महाराष्ट्र का जो बोरी क्षेत्र है, वहां से हमें इसके प्राचीनतम यानी 13-14 लाख वर्ष प्राचीन अवशेष मिले हैं। और ये इस काल का जो मानव था वो कोर से औजार का निर्माण करता था। कोर किसे कहते हैं? जो एक बड़ा पत्थर, यानी जैसे पेबल लिया, अब वो जो पेबल है उसको दूसरे पत्थर पे मारा, दूसरे पत्थर में मारेंगे तो जो पेबल है उसका थोड़ा सा अंश टूट जाएगा, छोटे छोटे अंश अलग हो जाएंगे। तो इस काल का जो मानव था वो उन छोटे छोटे अंशों से अपने औजार नहीं बनाता था, बल्कि वो जो बड़ा पत्थर उसके हाथ में पड़ बच गया, उसको कोर भाग कहा जाता था। उस कोर भाग से वो अपने औजार का निर्माण करता था। और इस समय उसने जो कठोर पाषाण होते थे, क्वार्टजाइट है, ट्रैप है, ऐसे कठोर पाषाणों का अपने औजार बनाने में उपयोग करता था। ये आप देख सकते हैं कि उसने मोटे मोटे पत्थर लिए, उनको दूसरों के ऊपर मार मार के, और जिस भी तरीके से वो टूटे, बड़े पत्थरों को ही अपना औजार बना लिया, अपना उपकरण बना लिया। अब आता है मध्य पुरा पाषाण काल। इस काल में का जो मनुष्य था, उसने तकनीकी दृष्टि से अपने उपकरणों को विकसित किया, और जो कोर था यानी वो जो बड़ा वाला पत्थर आंतरक जो काम में लेता था, उसकी बजाय जो उसके छोटे अंश अलग हो जाते थे, फलक, उनको काम में लेना शुरू किया। इस समय हमें स्क्रैपर यानी जो खुरचने के लिए एक औजार बनाया जाए वो मिलता है हमें, और बोरर जो बेधने वाला हो उस प्रकार का औजार भी हमें प्राप्त होता है। इस समय जो कंकाल मिलते हैं हमें, वो नियंडरथल मानव जो है उसके मिलते हैं, और इन्होंने गुफाओं में आश्रय लेना आरंभ कर दिया। हमने देखा था निम्न पुरा पाषाण में वो घुमक्कड़ की भांति घूमता रहता था, लेकिन यहाँ उसने गुफाओं में आश्रय लेना शुरू कर दिया। शुरू में तो हो सकता है कि बरसात या सर्दी से बचने के लिए उसने लिया हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने अपने अनुभव से सीखा कि किस प्रकार की गुफा उसे सुरक्षा प्रदान कर सकती है, कौन सी गुफा है जो जल स्रोत के पास है, उसे वही चुननी चाहिए। इस तरीके की जो बातें हैं उसने करना शुरू किया। इसके साथ ही साथ गुफाएं जो है वो उसको सुरक्षा भी प्रदान कर सकती थी। इस समय अग्नि जो है उसके बारे में उसे पता चल गया था। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो अग्नि थी, ये अग्नि कैसे जलती है इसके बारे में वो जान गया हो, पता नहीं, हो सकता है कि स्वयं भी अग्नि उत्पन्न हुई हो, तो वो अग्नि को जान तो गया था, लेकिन उसका उपयोग से वो अभी तक अपरिचित था। इसके बाद आते हैं हम उच्च पुरा पाषाण पर। इस काल में मानव ने अब विविध कार्यों के लिए विविध प्रकार के उपकरण बनाने शुरू किए। जैसे पाषाण के साथ साथ जो पशु थे उनके सींगों का प्रयोग भी उसने आरंभ कर दिया, और इसी काल में उसने ब्लेड यानी बहुत ही जो पतला सा पत्थर निकलता है, ब्लेड जो कि किसी चीज को छीलने के काम आ सके, ब्यूरिन, पॉइंट, चाकू आदि औजार भी बनाने शुरू कर दिए। और इस काल में उसने बहुधा फलक का या ब्लेड का, इनका ही उपयोग किया है। इस समय सुई जैसा जो उपकरण है वो भी हमें प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि वो जो चमड़ा है उसको भेदने के काम में लेता होगा, या पत्तियों को सिलकर
उससे अपने तन को ढकने के काम में लेता होगा। इसके अतिरिक्त जो शैल चित्र मिलते हैं उसमें हमें पता चलता है कि समूह में शिकार करना उसने आरंभ कर दिया था, गुफाओं को रंगना आरंभ कर दिया था, उनमें श्रम विभाजन होने लगा था। श्रम विभाजन के बारे में हम इस प्रकार जान सकते हैं कि अब जो कुछ मनुष्य थे जो गुफाओं को रंगने का ही काम करते थे या विविध उपकरणों का निर्माण ही करते थे, तो ऐसे में खाद्य संग्रह करने के लिए जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता होगा। तो संभव है कि समूह में रहने के बाद उन्होंने ये तय कर लिया हो कि कुछ काम ये लोग करेंगे, गुफाएं रंगने का काम ये लोग करेंगे, बर्तन बनाने का ये करेंगे, इत्यादि इत्यादि। इसके साथ ही हमें सामाजिक और धार्मिक जीवन का जो आरंभ है वो भी हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो अपने मानव समूह के अंदर रहने लगे हैं। कुछ चित्रकारी, अपना अलंकरण इस तरीके के कार्य करने लगे हैं। तो अब वो अपना सामाजिक जीवन आरंभ कर रहा होगा और समूह के द्वारा जो भी उत्पादित चीजें होंगी, चाहे वो उपकरण हो, चाहे सामग्री हो, चाहे शिकार हो, इस पर जितने भी सदस्य हैं उस समूह में रहने वाले, उन सबका समान अधिकार आरंभ हो गया होगा। इसके साथ ही हमें कुछ धार्मिक जो जीवन है उसका भी हमें उल्लेख मिलता है, क्योंकि उनका जो गुफाओं में किया गया चित्रांकन है वो किसी न किसी विश्वास को बताता है। नारी आकृतियों की जो प्राप्ति है वो बताती है कि संभवतः जैसा आजकल की जनजातियों में मातृ देवी की पूजा होती है, शक्ति स्वरूप माना जाता है, संभव है कि यहाँ पर भी वो शुरू हो गई होगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति मर जाता था उसके साथ वो कुछ उपकरण, आभूषण, खाद्य सामग्री ये सब रखा करते थे और साथ ही साथ कुछ लाल रंग का पाउडर भी उस पर डालते थे, जो उनकी किसी धार्मिक विश्वास का परिचायक दिखाई देता है हमें। अब ये देखिए मध्य पुरा पाषाण के उपकरण हैं, किस प्रकार जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे निम्न पुरा पाषाण के उपकरण उनके से तकनीक में थोड़े से डेवलप्ड हैं, थोड़े अच्छे तरीके से तराशे हुए दिखाई दे रहे हैं। फलक से औजार बन रहा है और ये देखिए ये है उच्च पुरा पाषाण के उपकरण, किस तरीके से पॉइंटेड बना दिए गए हैं, जो किसी चीज को छेदने के काम आ सकते हैं। अगर जानवर के ऊपर पीछे से फेंक के मारे जाएं तो चूंकि ये पॉइंटेड है इसलिए लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे, हल्के हैं इसलिए ले जाने में भी आसान है। इसी तरीके से यहाँ देखिए हड्डियों के अस्थियों के उपकरण भी बना रहे हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में।